तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई ये क्या हो गया, सैटरडे नाइट मैन इवेंट में एक ही शो पर इतनी सारी चीजें। सैथ रोलिंस को हो चुकी है मेजर इंजरी, गोल्डबर्ग हो चुके हैं रिटायर, एंड क्या फाइनली आज रोमन रेंज का रिटर्न हुआ है या नहीं, सारी बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इसलिए वीडियो चिपके रहिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हमें शो की शुरुआत में रैंडी ओर्टन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच देखने को मिलता है। सबसे पहले एंट्रेंस होती है रैंडी ओर्टन की, उनके साथ जेली रोल्स आते हैं कंपनी देने को। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर की एंट्रेंस होती है एंड उनके साथ आते हैं लोगन पॉल। अब इन दोनों के साथ बंदे आए थे तो भसड़ तो होनी थी। मैच स्टार्ट होता है एंड मैच की शुरुआत में रैंडी ओर्टन रिंग साइड पर ले जाते हैं। रैंडी ओर्टन ड्रू मैकिंटायर को उठाकर टेबल पर पटकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर रिवर्स करते हैं एंड वे रैंडी ओर्टन को एक बार पटक कर मारते हैं, दो बार टेबल पर देकर मारते हैं। इसके बाद हमें रिंग में एक कमाल का सीन देखने को मिलता है। ड्रू मैकिंटायर चोप्स लगाने की कोशिश करते हैं रैंडी ओर्टन को, और वे लगाते भी रहते हैं लेकिन इसका कोई भी असर नहीं होता है रैंडी ओर्टन के ऊपर। रैंडी ओर्टन पावर स्लैम लगाते हैं, ड्रू मैकिंटायर पावर स्लैम खाकर रिंग साइड पर भाग जाते हैं। अब रैंडी ओर्टन भी रिंग साइड पर चले जाते हैं एंड इस बार रैंडी ओर्टन ड्रू मैकिंटायर को पकड़ते हैं और वे दो बार टेबल पर पटक कर मारते हैं ड्रू मैकिंटायर को। इसके बाद वे विंटेज डीडीटी भी लगाते हैं एंड वे आरकेओ के लिए जाते ही हैं। यहाँ पर लोगन पॉल डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं रैंडी ओर्टन को। पीछे से आती है क्लेमोर किक, ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर किक लगा देते हैं, यहाँ पर पिन की कोशिश करते हैं लेकिन रैंडी ओर्टन रोप्स के ऊपर अपना हैंड रख लेते हैं, हाथ रख लेते हैं रोप्स के ऊपर, जिससे यहाँ पर पिन नहीं हो पाती है। इसके बाद जेली रोल्स एंड लोगन पॉल के बीच में टेंशन बढ़ने लग जाती है। जेली रोल्स कहते हैं तू चीटिंग क्यों कर रहा है, क्यों डिस्ट्रैक्ट कर रहा है रैंडी ओर्टन को, लेकिन यहाँ पर लोगन पॉल कुछ भी नहीं समझते। जेली रोल्स को यहाँ पर धक्का देने लग जाते हैं, क्या है क्या टेंशन है तुझे, लेकिन जेली रोल्स भी एक धक्का देते हैं और लोगन पॉल परे को जाकर पड़ते हैं। इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर रैंडी ओर्टन को उठाने जाते हैं एंड यहाँ पर रैंडी ओर्टन अपना आरकेओ लगा देते हैं, यहाँ पर पिन करते हैं एंड रैंडी ओर्टन जीत जाते हैं इस मैच को। रैंडी ओर्टन यहाँ पर सेलिब्रेट करते ही रहते हैं लेकिन यहाँ पर लोगन पॉल आकर टाइटेनियम पंच लगा देते हैं, पंचों की बारिश करते हैं। रिंग साइड पर से आते हैं जेली रोल्स को उठाकर पीछे को फेंक देते हैं एंड यहाँ पर पंच लगा देते हैं लोगन पॉल में। इसके बाद जेली रोल्स रैंडी ओर्टन को देखते हैं तो ठीक है या नहीं, तो पीछे से आते हैं ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर जेली रोल्स में क्लेमोर किक लगाते हैं एंड वे रिंग साइड पर चले जाते हैं एंड इस तरीके से कुछ हमें एंडिंग देखने को मिलती है इस मैच की। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई की डायरेक्शन साफ साफ पता लग रही है, हमें रैंडी ओर्टन का एक टैग टीम मैच ही देखने को मिलने वाला है ड्रू मैकिंटायर एंड लोगन पॉल के अगेंस्ट। अभी के हिसाब से तो देखने पर यही लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई इसी डायरेक्शन में जा रही है, जिसको देखकर मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। रैंडी ओर्टन को एंड ड्रू मैकिंटायर को एक सिंगल मैच देना चाहिए था समर स्लैम में, इतनी बड़ी जगह है और टैग टीम मैच में इनको डाल लो, मुझे बिल्कुल भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी है। वैसे आपका कहना है इसके बारे में, आप बताइएगा जरूर। इसके बाद हमें शो पर क्या देखने को मिलता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई इवोल्यूशन का प्रमोशन करती रहती है, सभी रिंग साइड पर सुपरस्टार खड़ी रहती है, वुमेन सुपरस्टार, एंड वहाँ पर जेड कारगिल भी खड़ी रहती है। जेड कारगिल के ऊपर पीछे से आकर अटैक कर देती है नाओमी एंड इन दोनों के बीच में हमें क्या खतरनाक केओस देखने को मिलता है। दोनों एक दूसरे को छोड़ने को तैयार नहीं है, पंचों की बारिश हो रही है, यहाँ पर सिक्योरिटी आ रही है रोकने को, लेकिन कोई भी रोकने को तैयार नहीं है। यहाँ पर काफी खतरनाक केओस देखने को मिलता है, टेबल को ऊपर से कूदती है नाओमी। इसके बाद इन्हों को जैसे तैसे करके अलग करा जाता है, जेड कारगिल रिंग में खड़ी हो जाती है एंड नाओमी टेबल के ऊपर खड़ी हो जाती है। एंड मैं सच बताऊं, नाओमी का कैरेक्टर दिन ब दिन काफी कमाल का होता जा रहा है एंड इसी बीच स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर निक एल्डिस माइक लेते हैं, यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हारे इस मैच में एक स्पेशल गेस्ट रेफरी होने वाला है। और उस वक्त सच में मेरे दिमाग में घंटी बजी थी कि इस मैच की रेफरी एजे ली होने वाली है, जो सीएम पंक की वाइफ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले होता है बियांका ब्लेयर का, बियांका ब्लेयर आती हैं एंड यहाँ पर वे अब स्पेशल गेस्ट रेफरी होने वाली है नाओमी एंड जेड कारगिल के स्ट्रीट फाइट मैच में। काफी ज्यादा मजा आने वाला है, मैं और भी ज्यादा हाइप हो चुका हूँ, और भी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ इस मैच के लिए। एंड मुझे लगता है एक ट्रिपल थ्रेट मैच की तरफ जाने वाले हैं, जो शायद से समर स्लैम में होने वाला है, लेकिन मैं बियांका ब्लेयर एंड जेड कारगिल का एक सिंगल मैच देखना चाहता था, वो भी रेसलमेनिया की स्टेज पर या फिर समर स्लैम पर ही करा देते। वैसे आपका कहना है इसके बारे में, आप बताइएगा जरूर। इसके बाद हमें शो पर देखने को मिलता है जिमी ऊसो वर्सेस सोलो सिकोआ का मैच, वो भी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। अब जितना इस मैच से एक्सपेक्ट करा था ना, उससे ऊपर ही इसने डिलीवर करा है। एक अच्छा मैच था एंड जिमी ऊसो एंड सोलो सिकोआ दोनों की सुपरस्टार की कमाल की परफॉर्मेंस थी। सबसे पहले जिमी ऊसो की एंट्रेंस होती है, इसके बाद होती है सोलो सिकोआ की एंट्रेंस, उनके साथ सारे बंदे आते रहते हैं एंड जिस तरीके से वो चलते हुए आते रहता है ना, ऐसा लगता है जैसे कोई बदमाश आ रहे हो चलते हुए, काफी कमाल को लगता है। दोनों ही रिंग में आ जाते हैं, मैच स्टार्ट होता है एंड शुरुआत में अपर हैंड रहता है जिमी ऊसो के हाथ में। जिमी ऊसो सोलो सिकोआ को रिंग साइड पर ही फेंक देते हैं। इसके बाद सोलो सिकोआ भी पीछे नहीं हटते, यहाँ पर तोड़ते हैं, स्पिनिंग सोलो लगाते हैं एंड रिंग साइड पर उनके बंदे हाथ साफ करते रहते हैं, टाला टोंगा बजाते रहते हैं। इसके बाद जिमी ऊसो एंड सोलो सिकोआ दोनों रिंग की एप्रन पर खड़े रहते हैं, रोप की मदद से दोनों एक दूसरे में पंच लगाते रहते हैं। यहाँ पर जिमी ऊसो अपनी सुपर किक लगाते हैं एंड यहाँ पर सुप्लेक्स भी लगा देते हैं, काफी खतरनाक को लगता है, क्योंकि जरा सी चूक होते ही यहाँ पर सोलो सिकोआ का काम हो जाना था। इसके बाद जिमी ऊसो एक स्प्लैश लगाते हैं, पिन की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर पिन नहीं हो पाती। इसके बाद जिमी ऊसो दोबारा से टॉप पर जाता है, वहां से स्प्लैश लगा
लगाते हैं, पिन की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर पिन फिर भी नहीं हो पाती है। इसके बाद जिमी ऊसो स्पेयर के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सोलो सिकोआ रिवर्स कर देते हैं एंड यहाँ पर स्पिनिंग सोलो लगा देते हैं। इसके बाद समोन स्पाइक मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिमी ऊसो रिवर्स करते हैं, एक सुपर किक लगाते हैं, दूसरी लगाते हैं एंड वे टॉप पर जाकर स्प्लैश मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोलो सिकोआ रिंग साइड पर चले जाते हैं। वहां पर टाला टोंगा, जेसी मटेओ सब खड़े रहते हैं। अब जिमी ऊसो टॉप रोप पर खड़े रहते हैं, वे टॉप रोप पर से छलांग लगा देते हैं रिंग साइड पर। सोलो सिकोआ, टाला टोंगा एंड सबको ऊपर कूद जाते हैं। इसके बाद जिमी ऊसो रिंग में ले जाते हैं सोलो सिकोआ को एंड वे खुद भी जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर टाला टोंगा उन्हें डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से सोलो सिकोआ रोल कर लेते हैं जिमी ऊसो को एंड यहाँ पर पिन कर लेते हैं, पिन हो जाती है और सोलो सिकोआ स्टील रिटेन कर लेते हैं अपनी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को। अब मैच खत्म होने के बाद भी सोलो सिकोआ के बंदे छोड़ते नहीं है जिमी ऊसो को, यहाँ पर काफी बुरा तोड़ते हैं एंड सोलो सिकोआ यहाँ पर समोन स्पाइक भी लगा देते हैं एंड इसके बाद रिंग में स्टैंड होल्ड करते ही रहते हैं। यहाँ पर थीम सॉन्ग हो जाता है जेका फाटो का। जेका फाटो आते हैं एंड जेका फाटो आकर सबको तोड़ते हैं, एकदम केओस समझा देते हैं और जेसी मेटेओ एंड टोंगा लोगों को तो कॉर्नर में लगाकर यहाँ पर सैंडविच बना देते हैं, काफी बुरा तोड़ते हैं। इसके बाद हमें टाला टोंगा एंड जेका फाटो के बीच में एक फेस ऑफ भी देखने को मिलता है। यहाँ पर दोनों में ब्रोल चालू होती है। टाला टोंगा यहाँ पर भारी पड़ते रहते हैं जेका फाटो पे, लेकिन जेका फाटो कम नहीं रहते। जेका फाटो भी तोड़ता है एंड वे रिंग साइड पर फेंक देता है टाला टोंगा को एंड वे सुसाइड डाई लगा देते हैं सोलो सिकोआ एंड टाला टोंगा के ऊपर एंड इसके बाद रिंग में स्टैंड होल्ड करते हैं सोलो सिकोआ एंड जिमी ऊसो। काफी अच्छा है मैच था। वैसे आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में जोर से बताइएगा। इसके बाद हमें शो पर देखने को मिलता है सेथ रोलिंस वर्सेस एलए नाइट का मैच। अब ये मैच वो मैच था जहां पर फैंस ने काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाकर रख रखी थी कि यहाँ पर हमें रोमन रेंज का रिटर्न देखने को मिलेगा, लेकिन होता क्या है बताता हूँ आपको। दोनों सुपरस्टार रिंग में आ जाते हैं, मैच स्टार्ट होता है एंड अपर हैंड रहता है एलए नाइट के पास। एलए नाइट तोड़ते हैं, इसके बाद वे रिंग साइड पर कम्युनिटी टेबल के ऊपर फेस दे देकर मारते हैं। सब यहाँ पर ये करते रहते हैं। इसके बाद सेथ रोलिंस की तरफ से हमें फ्रॉग स्प्लैश भी देखने को मिलता है। यहाँ पर वे पिन की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर पिन नहीं हो पाती। एलए नाइट यहाँ पर ये पंचेस की बारिश करते रहते हैं। यहाँ पर नट ब्रेकर लगा देते हैं, डिड लगाते हैं। इसके बाद टॉप रोप पर चढ़कर अपनी एलए नाइट वाली एल्बो भी लगाते हैं एंड यहाँ पर पिन की कोशिश करते हैं, लेकिन पिन नहीं हो पाती। इसके बाद सेथ रोलिंस यहाँ पर फाइट बैक करते हैं, यहाँ पर बकल बॉम्ब लगाते हैं एंड यहाँ पर जैसे ही लगता है कि अब मैच कुछ अच्छा होने वाला है, यहाँ पर सेथ रोलिंस लगा देते हैं मून सोल्ड। यहाँ पर सेथ रोलिंस का पैर रिप्ड हो जाता है और सेथ रोलिंस यहाँ पर अपनी नी को पकड़कर बैठ जाता है। अब यहाँ पर मैं सोच रहा था ये शायद से स्टोरी लाइन का पार्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पॉल हेमन के फेस पर सीरियस सिचुएशन थी, सेथ रोलिंस भी सीरियस थे एंड यहाँ पर रेफरी मना कर देते हैं एलए नाइट से रुक जा, पीछे खड़ा रहे एंड यहाँ पर डॉक्टर्स भी आते हैं। सेथ रोलिंस कुछ बात करते हैं, इसके बाद सेथ रोलिंस खड़े होते हैं लंगड़ाते हुए। एलए नाइट यहाँ पर अपना डीएफटी लगाते हैं, पिन करते हैं एंड यहाँ पर सच में सेथ रोलिंस हार चुके हैं। भाई ये क्या था, यहाँ पर हम सोच रहे थे रोमन रेंज का रिटर्न होगा, वो होगा, इतनी आशा लगा कर बैठे थे, लेकिन यहाँ पर तो रोमन रेंज तो मिले नहीं बल्कि सेथ रोलिंस भी इंजर्ड हो गए, उल्टा उन्हें पिन भी होनी पड़ गई। यार काफी बुरा लग रहा है सेथ रोलिंस के लिए। होपफुली वो जल्दी ठीक हो जाए और इतनी तगड़ी इंजरी ना हो। खैर वैसे आपका कहना है इसके बारे में आप कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। इसके बाद हमें शो के मेन इवेंट में देखने को मिलता है गोल्डबर्ग का रिटायरमेंट मैच। गोल्डबर्ग वर्सेस गुंथर का डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच। सबसे पहले एंट्रेंस होती है गुंथर की, इसके बाद आते हैं गोल्डबर्ग। गोल्डबर्ग जिस तरीके से आते हैं अपने सन के साथ एंड और फैमिली मेंबर्स के साथ, सच में वो चीज़ फील होती है कि हाँ ये गोल्डबर्ग का रिटायरमेंट मैच है। इसके बाद यहाँ पर ये दोनों ही सुपरस्टार रिंग में आ जाते हैं, अनाउंसमेंट होती है, मैच स्टार्ट होता है एंड गोल्डबर्ग यहाँ पर बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं गुंथर को। गुंथर यहाँ पर चोप्स लगा रहे हैं, बचाने की कोशिश करते हैं गोल्डबर्ग पर, लेकिन गोल्डबर्ग पर कुछ भी असर नहीं हो रहा है। एकदम यहाँ पर गोल्डबर्ग फेंक रहे हैं इधर उधर गुंथर को एंड ये चीज़ काफ़ी अजीब भी लगती है, क्योंकि यूजुअली देखा जाए तो गुंथर काफ़ी बुरा डिस्ट्रॉय कर देता है अपने सामने वाले अपोनेंट को, लेकिन गोल्डबर्ग के सामने टिक नहीं पा रहे थे। इसके बाद गोल्डबर्ग जैक हैमर के लिए जाते हैं, ना स्पेयर मारी ना कुछ, सीधा यहाँ पर जैक हैमर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर गुंथर रिवर्स कर देते हैं एंड यहाँ पर नी पर किक मारते हैं। इसके बाद टॉप पर चढ़ जाते हैं, स्प्लैश मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोल्डबर्ग टॉप पर से फेंक देते हैं गुंथर को। गुंथर रिंग साइड पर भग जाते हैं, गोल्डबर्ग भी रिंग साइड पर चले जाते हैं, यहाँ पर किक लगाते हैं, पंच लगाते हैं। गोल्डबर्ग स्पेयर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुंथर हट जाते हैं एंड गोल्डबर्ग बैरिकेड में जाकर लग जाते हैं, बैरिकेड यहाँ पर टूट जाता है। इसके बाद गुंथर गोल्डबर्ग के लेफ्ट नी को टारगेट बनाते हैं, यहाँ पर बजाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर गोल्डबर्ग फाइट बैक करते हैं, यहाँ पर स्पाइंग बस्टर लगाते हैं, स्पेयर के लिए जाते हैं, लेकिन गुंथर फिर से हट जाते हैं और वो स्पेयर जाकर लग जाती है रेफरी में। इसके बाद गुंथर फिर से लेफ्ट नी को टारगेट बनाते हैं एंड इस बार गुंथर गोल्डबर्ग की नी का कवर भी उतार लेते हैं, यहाँ पर कवर से मारते हैं गोल्डबर्ग को। इसके बाद गुंथर रिंग साइड पर जाते हैं और रिंग साइड पर खड़ा रहता है गोल्डबर्ग का सन। गोल्डबर्ग के सन को ऐसा धक्का दे देते हैं गुंथर। अब धक्का देने पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, ऐसा वो बैरिकेड कूद कर आता है एकदम छलांग लगा
नॉकर। इसके बाद क्या होता है, गुंथर रिंग में जाते हैं एंड गोल्डबर्ग वहां पर स्पेयर के लिए तैयार रहते हैं। गोल्डबर्ग स्पेयर लगाते हैं एंड यहाँ पर जैक हैमर लगाते हैं, यहाँ पर पिनी कोइस करते हैं, लेकिन यहाँ पर किक आउट कर देते हैं गुंथर। अब यहाँ पर मुझे गोल्डबर्ग की हालत काफी बेकार लग रही थी, जिस तरीके से उनका सांस फूल रहा था एंड उनके फेस पे जो रिएक्शन थे। इसके बाद क्या होता है, गुंथर यहाँ पर स्लीपर होल्ड में फंसा लेते हैं गोल्डबर्ग को। गोल्डबर्ग काफी छूटने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर गोल्डबर्ग पास आउट हो जाते हैं एंड गुंथर स्टिल रिटेन कर लेते हैं अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को। अब यहाँ पर मुझे सच में काफी बुरा लगा है गोल्डबर्ग के लिए, इस तरीके से तो गोल्डबर्ग को हरवाना नहीं चाहिए था। इसके बाद क्या होता है, गुंथर अपना सेलिब्रेशन करता है, यहाँ से चले जाते हैं एंड कमर्शियल आता है। उसके बाद कमर्शियल जाता है, गोल्डबर्ग के हाथ में माइक देते हैं माइकल कोल एंड यहाँ पर गोल्डबर्ग कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं हारा या जीता। यहाँ पर कहते हैं बस मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, अपनी फैमिली को थैंक यू बोलते हैं, वे अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं एंड अटलांटा के सभी लोगों को यहाँ पर थैंक यू बोलते हैं। एंड इसी के साथ सैटरडे नाइट मैन इवेंट ऑफ एयर चला जाता है। अब ओवरऑल इस शो के बारे में बात करें तो शो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, सच बताऊं तो बिल्कुल अच्छा नहीं था एंड कमेंट्स भी काफी बुरे बुरे आ रहे हैं कि बकवास शो है, गोल्डबर्ग रिटायर हो गया है, ओल्डबर्ग है, गोल्डबर्ग नहीं है, इससे रेसलिंग नहीं हुई है। मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, काफी बुरे बुरे कमेंट्स आ रहे थे एंड मैं भी यही कहूंगा शो बुरा था एंड सैथ रोलिंस के इंजर्ड होने से काफी फर्क तो पड़ा है, काफी बुकिंग में फर्क पड़ा है, ये साफ साफ दिख रहा है। और मुझे लगता है सैथ रोलिंस की इंजरी की वजह से आज रोमन रेंस का रिटर्न नहीं हुआ है। ये पूरा ही शो रोमन रेंस के ऊपर टिका हुआ था, रोमन रेंस का रिटर्न होता तो ये शो काफी कमाल का होता, लेकिन अब रोमन रेंस का रिटर्न नहीं हुआ है, उसकी वजह से शो पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। खैर मैं ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करना चाहूंगा, आपके इसके ऊपर क्या ओपिनियन है आप कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। तो बस आज की वीडियो यहीं तक की थी, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना है। आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।